बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास डिफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिफेक्ट। मतलब मास में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ रहे हैं। क्या होता है जब न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस होता है उसके कंपोजिशन होता है, तो ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई और द जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियाई कुछ अमाउंट में मास का लॉस होता है। तो जो लॉस ऑफ मास होता है दैट विल बी गिवन एज द मास डिफेक्ट। अब ऐसा कैसे हुआ, तो अगर हम बोलें हमारे पास क्या होता है जी, टोटल मास होता है किसका, न्यूक्लियस का। उस न्यूक्लियस का जो मास है, अगर उसके मास से अगर हम डिफरेंस निकालें किसका, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के सम, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मासेस के सम का, मीन्स द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम वो करते हैं तो वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द मासेस। और वो डिफरेंस जो आता है दैट इज बच्चे मास डिफेक्ट कहलाता है। तो हम जब मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मास डिफेक्ट हमको क्या कह रहा है, मास डिफेक्ट कह रहा है दैट इज द मास डिफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द सम मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर जनरेशन। जब न्यूक्लियर जनरेशन होता है तो उस न्यूक्लियर जनरेशन के दौरान क्या होता है, सम ऑफ द मास इज लॉसिंग, कुछ मास का लॉस होता है। और जो लॉस होता है मास का उस कंपोजिशन, उस जनरेशन के दौरान, दैट विल बी गिवन एज द मास डिफेक्ट। अगर हम मास डिफेक्ट को और अच्छे से बताना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स और द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन को, अगर मतलब सम ऑफ मास, मतलब हम क्या करें, सम करें मासेस का, किसके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का, और उसमें से अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस को हटाते हैं तो वी विल गेट इट कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस आता है। इट मीन्स कि द मास ऑफ न्यूक्लियस में जो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी न्यूक्लियस से, या कई बार न्यूक्लियस का मास ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसकी बात करेंगे, हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो दैट इज दैट इट इज ऑल्सो गिवन एज द डिफरेंस in mass between the difference in mass between an atom and the sum of the masses of the protons, neutrons and electron। अगर किसी एटम के टोटल मास के साथ इसकी बात की जाए तो किसी एटम का टोटल मास और उसमें से डिफरेंस किसका निकाला जा रहा है, द मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का अगर हम करेंगे तब भी हमें मास डिफेक्ट ऑफ एटम मिलेगा। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के केस में बात कर रहे हैं बच्चे, तो हम न्यूक्लियस के केस में मास डिफेक्ट को किस तरह से बता सकते हैं। फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट कैन बी गिवन एज डेल एम। हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी गिवन एज द डेल एम। डेल एम इस यहाँ पर हो रहा है बच्चे, ये मास डिफेक्ट होता है, दैट इज द मास डिफेक्ट। ये जो डेल एम होगा दैट विल बी गिवन एज ZMP, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन आ रहा है बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस जेड एम पी। A माइनस जेड एम पी मीन्स क्यों, बिकॉज द Z इज द एटॉमिक नंबर एंड A इज द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पर आ गए हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द टोटल मास ऑफ, यहाँ पे हमने देखा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। वी विल गेट द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड देन द सम ऑफ दिस टू मास, मतलब न्यूक्लियॉन्स का सम, मासेस का सम, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड by mass of nucleus, m is the mass of nucleus। जब मास ऑफ न्यूक्लियस में से इसको माइनस करते हैं तो वी विल गेट द डिफरेंस इन द मासेस, और वो डिफरेंस जो होता है दैट विल बी गिवन एज द मास डिफेक्ट। तो बच्चे यहाँ पर कैपिटल M इज द मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, डेल M इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियॉन्स मतलब टुगेदर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। तो उन्हीं न्यूक्लियॉन्स का मास जो होगा वो, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा दैट विल बी गिवन एज डेल एम, दैट विल बी गिवन एज द मास डिफेक्ट। ये डेल एम हमको क्या दे रहा है, मास डिफेक्ट दे रहा है। एम पी इज द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन और एम एन इज द मास ऑफ द सिंगल न्यूट्रॉन। और ए और जेड की जो हम बात करते आ रहे हैं इतनी देर से यहाँ पर, तो ए और जेड जो हो रहे हैं बच्चे, ए इज द, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज एटॉमिक मास। ये क्या है, एटॉमिक मास है बच्चे, या एटॉमिक मास नंबर। और z इज द, जो z हमारे पास आ रहा है
दैट इज द एटॉमिक नंबर। z क्या है हमारे पास, दैट इज एटॉमिक नंबर। यस, तो वी विल गेटिंग इट द एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर से हमको क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से हम क्या करेंगे, z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमने ए माइनस जेड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर z एम पी प्लस कैपिटल एन एम एन माइनस एम, है ना। तो ये जो n होगा दैट विल रिप्रेजेंट इट, a माइनस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे यहाँ पर। तो ये तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। मास डिफेक्ट मीन्स द डिफरेंस इन द मासेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। यस, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बच्चे पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का कहना होता है कि दैट इज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन पर यूनिट न्यूक्लियस में क्या मास डिफेक्ट होता है, न्यूक्लियन में क्या मास डिफेक्ट होता है, मींस द पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन पर कितना मास डिफेक्ट हुआ था वो हमको यहाँ पर बताना होता है, तो दैट विल बी गिवन एज द पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से बताते हैं, दैट विल बी गिवन एज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। जब इसके फॉर्मूले को बनाते हैं तो हम वी कैन से दैट द पैकिंग फ्रैक्शन मास ऑफ, मतलब अपना जो मास डिफेक्ट है वो किस तरह से हमें दिया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एम बाय ए के थ्रू, ठीक है, दैट इज द टोटल मास नंबर, ठीक है, पर न्यूक्लियन के ऊपर आएगा। तो पर न्यूक्लियन में हम लोग किस तरह से इसको दे सकते हैं, वी कैन गिव इट एज डेल एम बाय ए। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो रहे हैं यहाँ पर ए, जितने नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यस दैट विल गिवन एज ए। तो हमने क्या करा, ए को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विल गिव्स अस न्यूक्लियन बाय डेल एम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया है। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम जान सकते हैं कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव में आ रहा है तो इट विल गिव्स अस द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की आपकी जो वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ एफ मतलब पैकिंग फ्रिक्शन इज पॉजिटिव देन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है बच्चे। और जब अगर मान लीजिए इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इट इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियस इज स्टेबल, वो स्टेबल स्टेट में हमको बता रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है इट विल गिव्स अस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। यस, तो जो न्यूक्लियॉन्स का मास, हमने जो मास डिफेक्ट निकाला है वो पर यूनिट न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन की बात, कितने न्यूक्लियन उसमें पर न्यूक्लियन में कितना मास डिफेक्ट होता है, दैट विल बी गिवन एज द पैकिंग फ्रैक्शन। यस, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चे हमारे पास। चलिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द डिके ऑफ रेडियम दैट इज 226 एटम इनटू एन अल्फा पार्टिकल, ओके, एंड रेडॉन 222 में आ रहा है, देन व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें मास डिफेक्ट निकालना है बच्चे, हमको डेल एम निकालना है। चलिए डेल एम हमको निकालना है यहाँ पर, है ना, हमको डेल एम निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ रेडियम आपको दिया हुआ है 226, मतलब हम जरा इनको इस तरह से बनाएं तो हम बोल सकते हैं दैट इज एम, हमारे पास एम आ गया। मास ऑफ रेडॉन और मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ रेडॉन और मास ऑफ हीलियम को अगर हम देखें तो हम इस तरह से दे सकते हैं, मास ऑफ रेडॉन हम बोल सकते हैं दैट विल बी द MP बोल सकते हैं, और एक को अपन बोल देते हैं MN, ठीक है। दो ये हो गए हैं, ये दो हमारे दो डिफरेंस हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है बच्चे। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम मास डिफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो हम फॉर्मूले में क्या लगाएंगे बच्चे, सबसे पहले डेल एम लिखेंगे हम लोग, है ना, और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं यहाँ पर क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन से हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं
यहीं पर लिख देते हैं अपन लोग, डेल एम इज इक्वल्स टू 222.0715 u प्लस 4.0026, ये इसके दो कांस्टेंट हो गए, ये दो कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट का मास माइनस अपन किसको कर देते हैं, अपन माइनस कर देते हैं बच्चे टोटल मास को यहाँ पर, ठीक है, हम टोटल मास को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस 226.0256। जरा इनको हम माइनस करते हैं, चलिए इनको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, देखिए जरा 0.0485 अप्रॉक्स यू, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है बच्चे। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, कैसे निकालना है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, 0.0485 AMU भी बोल सकते हैं और एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं, U इसका सिंबल है, ठीक है, तो ये हमने रखा है एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चे चर्चा करते हैं हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, वर्ड से समझते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन जो न्यूक्लियॉन्स और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मींस द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, दे आर बाइंडिंग टुगेदर, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट टुगेदर। वो एक बाइंड करके रखती है एनर्जी, उनको क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन आता है उनमें, जिससे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दे आर टुगेदर बाउंड इटसेल्फ। बट जैसे ही जब जिस एनर्जी से उन्होंने बाउंड करके रखा है, अगर हमें उनको अलग करना है तो हमें उतने ही अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम उन दोनों को एक पर्टिकुलर सेपरेशन तक ले जाकर रख दें, मीन्स देन टू separate the neutron and proton from the nucleus and separate them at least a large distance, so that's why they will not able to experience the force of attraction towards each other. Yes, तो जब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए, उस डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज गिवन एज द बाइंडिंग एनर्जी। बच्चे जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब हमको ब्रेक करना है उनको, जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बच्चे, उनको ब्रेक करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस by its constituent particles and bringing them from infinite separation, मतलब जब वो amount of energy होता है that is released during the formation of the nucleus के formation के through and that constituent particles and bringing them from infinite separation मतलब उनको इतनी large distance तक ले जाओ कि उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ force of attraction ना लगा पाएं, तो that will be given as the बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी को समझना है तो हम क्या करते हैं, मास एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टाइन का गिवन है हम उसी का यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बस E की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, E भी लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट द मास की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट का यूज किया जाता है एंड द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, दैट मच गिवन एज द बाइंडिंग एनर्जी। इस बाइंडिंग एनर्जी को हम ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी बाइंडिंग एनर्जी गिवन एज द डेल एम इन एटॉमिक मास यूनिट्स into the 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। यस, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई बच्चे, दैट विल बी गिवन एज डेल एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, दैट विल बी डेल एम, मास डिफेक्ट निकाल लेंगे हम उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए और उस मास डिफेक्ट को हम यहाँ पर रख देंगे एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाई विद द 931 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द एनर्जी, दैट एनर्जी इज इन मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एंड दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। बच्चे
अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन की जब बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात की जाती है, तो उसको कहा जाता है दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी डेल ई बी बाय ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होगी, दैट वी विल गेट इट फ्रॉम यर डेल एम सी स्क्वायर बाय ए हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चे। इट इज द मेजर, ये जो होता है इट इज द मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है बाइंडिंग एनर्जी वो हमको बताती है। विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियस की, एटम में कितनी उस न्यूक्लियस की कितनी स्टेबिलिटी, कैसी स्टेबिलिटी, उस स्टेबिलिटी को अगर समझना है हमको तो वी विल गो विद दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे बच्चे बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर द डिफरेंट एटम्स के लिए। हम लोग डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए, डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही आप देखेंगे कि ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चे, तो जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते जाएंगे, मीन्स द बाइंडिंग, जिस भी एटम के लिए, जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी, जिस भी एटम के न्यूक्लियस के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी, जिस एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, सपोज कार्बन के लिए बात कर रहे हैं हम, या अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं, या अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, या अगर हम लिथियम के लिए बात कर रहे हैं, तो जिस भी हम मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं उस मटेरियल के न्यूक्लियस के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा उसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर बच्चे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आप जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से पर न्यूक्लियन, पर पर्टिकुलर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी आपको दिख रही है कि वो बढ़ती जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी का अमाउंट भी, रेशो भी बढ़ता चला जाएगा। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ द मास इक्विवेलेंट टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी देन डिटरमाइन द एनर्जी प्रोड्यूस। हमको कहा गया है कि 1 प्रोटॉन है, एक 1 मास प्रोटॉन है, 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड, कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो हमको एनर्जी डिटरमाइन करनी है, तो हम पहले बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये तो अपने पास क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन आ गया बच्चे। अब अपने को क्या करना है, एनर्जी निकालना है, तो हमने कहा एनर्जी होती है सर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब अपन ने इसको करा तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ठीक है। ये हो जाएगा 60, 15, ठीक है, ये 15.03 और ये 16 गया 11 हो गया, 10⁻⁻11 हो गया। ये इसको ऐसा लिख देंगे 1.503 इंटू 10⁻, अपन ने -10 कर दिया, ठीक है। ये जो आई है अपने पास जूल में आई है बच्चे, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में भी कन्वर्ट करना बाकी है, तो कुछ मत करो, इस जूल को हटा के इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में करना है, क्या लिखा है ई, ठीक है। जब हमको इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट इट हाउ मच, हमको क्या मिलेगा, जब अपन ने किससे डिवाइड करा है, -19 से डिवाइड करा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको देखिए, हमने इसको -19 से डिवाइड करा है, तो हमको क्या मिल रहा है 1.6 क्या 1.503 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ले रहे हैं, और इसको मेगा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए। मेगा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में एनर्जी ले आते हैं, ठीक है। अपन मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में एनर्जी ला रहे हैं बच्चे, तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना मिलेगा अपने को। इसको डिवाइड करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग इट वी विल गेट इट 939.375 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। दिस विल बी द आंसर बच्चे, ठीक है।
ओके बच्चे, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल के लिए बाइंडिंग एनर्जी अपने को निकालनी है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसका होता है? हीलियम का होता है सर। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपने को कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1.007826। ओके, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन अपने को कितना दिया हुआ है? 1.0086665 U, एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और द हीलियम एटम दैट इज 4.0260 एटॉमिक मास यूनिट। ये अपने को दिया हुआ है बच्चे। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर? वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू टेक 1U इज इक्वल्स टू 931। अब अपने को निकालना क्या है? बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो सर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है EB इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। यस बच्चे, अब डेल एम सी स्क्वायर निकालने से बेटर मैंने आपको एक और फॉर्मेट बताया है। आप डेल एम निकाल के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम डेल एम की बात करते हैं, यहाँ पे मास डिफेक्ट की बात करते हैं। डेल एम क्या होगा हमारे पास? डेल एम हमको निकालना है बच्चे। यहाँ पर डेल एम कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, जब हमको डेल एम निकालना है तो हम डेल एम को निकालने के लिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन की बात करेंगे। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 1.007826, ठीक है, प्लस ये कितने हो रहे हैं बच्चे हमारे पास? Z, ये तो मास अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है। हीलियम के लिए भी हमारे पास क्या हो रहे हैं? 2 है, तो 2 इंटू बचेंगे 2, तो 2 इंटू 4.0026 माइनस, इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको? नाउ वी विल माइनस इट द न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे इस अल्फा पार्टिकल को। तो 4.00260 और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बच्चे माइनस इंटू 1.00866 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन सॉल्व इट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो हमारे पास ये जो मास डिफेक्ट आता है वो अप्रॉक्स आएगा 0.0303824 के अप्रॉक्स हमारे पास क्या आया? दैट इज द मास डिफेक्ट। अब हमको क्या करना है बच्चे? हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए उसने हमको यहाँ पर हिंट दे दिया, देन मल्टीप्लाई टेक 1U इज इक्वल्स टू, U की वैल्यू है 1U की वैल्यू कितनी रखनी है? 931। ठीक है, तो अपन इसको बाय सी स्क्वायर रखना है। तो हमने पढ़ा है, देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर है। ठीक है, हमने कहा डेल एम हमारे पास कितना आया सर? डेल एम हमारे पास पीछे से आया है 0.00303824, 0.00303824 ये अपने पास आया है। ये सी स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। अब क्वेश्चन में अपने को बोला है दैट विल बी 931 MeV। ठीक है, ये अपना U में आया, अपन इसकी वैल्यू U में रख रहे हैं। 1U की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ये दोनों सी स्क्वायर्स कट गए अपने। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास आ गया 931 से हम इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी बच्चे हमारे पास। तो बाइंडिंग एनर्जी हमको निकलेगी कितनी यहाँ पर? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 28.286 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई बच्चे। ठीक है, क्या करना है अपने को यहाँ पर? इस क्वेश्चन में आपको लेना क्या है? सबसे पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन उसने साफ साफ दिया है, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए तो मतलब पूरा मास ऑफ एम, कैपिटल एम की वैल्यू ये बन गई हमारी। यहाँ पर जो बन गई है मास ऑफ हीलियम एटम, ये जो अपना हाइड्रोजन एटम निकला है, सॉरी, दैट विल बी गिवन एज द वन ऑफ प्रोटॉन। अपन ले लेते हैं इसको, ये न्यूट्रॉन हो गया आपका, काम कर रहा है। बाकी की सारी चीज़ आपके पास दी हुई है। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू हियर वी विल गेट इट 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है बच्चे, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
आयरन दिया हुआ है, आयरन का आइसोटोप 2656, ओके। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55, ये अपने को साफ साफ दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ फॉर हाइड्रोजन 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। सेम काम करना है अपने को। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मास डिफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, मास डिफेक्ट। तो पहले इन सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। पहले मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है, मास ऑफ आयरन 56 इज इक्वल टू 55.9349 एटॉमिक मास यूनिट। ये m की वैल्यू होगी हमारे पास, कैपिटल M की वैल्यू होगी बच्चे। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद सेकेंड वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड वैल्यू हम लोग निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन mh लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 1.00783 u। और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका दिया हुआ है कितना, 1.00867 u, ये दिया हुआ है बच्चे अपने को। अपने को अब क्या करना है, सबसे पहले तो डेल एम निकालना है। डेल एम मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट निकालने के लिए देखो ये कितने दिए हुए हमारे पास, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। Z इंटू प्रोटॉन, हीलियम यहाँ पर काम कर रहा है, तो 26 इंटू 1.00783, ठीक है, प्लस अब 26 ये है, ठीक है, तो 56 में से 26 गया तो बच्चे बचा कितना हमारे पास, 36, 30 बचा। तो 30 हमारे पास क्या होंगे, इस न्यूट्रॉन के लिए अपन बात करेंगे 30 इंटू 1.00867, यस 26 इंटू ये करा अपन ने, 30 इंटू अपन ये कर रहे हैं। अब अपन ने क्या करा, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो हमको मास दिया हुआ, दैट इज 55.9349 यूनिट, ओके। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, डेल एम की वैल्यू आ रही है। डेल एम हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर, जब हम डेल एम की वैल्यू निकालते हैं तो वी विल गेट डेल एम 0.52878। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डेल एम की वैल्यू आई। अब हमको क्या निकालना है बच्चे, हमको निकालना है मास डिफेक्ट निकाल लिया। बाइंडिंग एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, EB इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे बच्चे, हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज 0.5878 इंटू सी के लिए अपन ने क्या बोला था, 931.5, यस 931.5 सी स्क्वायर, ओके, बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में जाना है तो डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इसको रख दो। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, सो वी विल गेट हियर 492.56 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमको यहाँ पर मिलता है बच्चे। तो यहाँ पर हमने देखी बात किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से निकालना है आपको, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लीजिए। मास डिफेक्ट जैसे निकालेंगे आप तो यू विल गेट इजीली गेट इट द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप या तो सी की वैल्यू रखकर स्क्वायर करें, या तो वो फिर जो आपको वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। फिर उसको अपने को मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। कॉस -19 इंटू 10⁻+6 लोगे मेगा करने के लिए, तो डायरेक्ट -13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। हमने बात करी अभी, तो हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात कर लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है, दैट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो, एंड द मास नंबर के बीच में, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में जो हम बनाते हैं, दैट विल बी गिवन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन
ये जो लाइट एटम्स हैं दोनों यहाँ पर हैं, नीचे की तरफ होते हैं कर्व में, ठीक है। ये रीजन ऑफ द वेरी स्टेबल जो होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, बिकॉज इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों का फ्यूज़न होता है, इन एटम्स का फ्यूज़न होता है और देन इनका फीजन की कंडीशन बनती है हमारे पास। और दूसरी चीज़ बच्चे हम देखेंगे यहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को देख लो, कार्बन को देख लो आप, और हीलियम को देख लो आप। यहाँ पर हीलियम 4, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, इनको अगर आप देखोगे तो इनके अलावा बाकी यहाँ पे सारे के सारे एक स्मूथ कर्व में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो होते हैं दे आर नॉट इन द प्रॉपर कर्व। हम ये बोल सकते हैं कि ये इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू डैम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द, मैक्सिमम किसके लिए होती है, आयरन के लिए होती है, विच इज इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अप्रॉक्स आती है। यहाँ पर वो किसके अप्रॉक्स आती है बच्चे, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अप्रॉक्स आती है। एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर द मीडियम न्यूक्लियाई देन फॉर द हेवी न्यूक्लियाई। मीडियम जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हेवी न्यूक्लियाई, एंड हैंस द मीडियम न्यूक्लियाई आर द हाईली स्टेबल। मीडियम न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हाईली स्टेबल कंडीशन में आते हैं बच्चे।